प्रचार का शोर है और ऐसे में हर पार्टी की कोशिश है अपने समर्थन में वोट बैंक इकट्ठा करने की। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। इससे पहले हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, जहां पर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या है। आखिरकार महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और अब आगे की रणनीति पर फोकस है। और आज ये भी कह दिया कि सब एक हैं और सब कुछ ठीक है। हमारे साथ आलोक सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप, और साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप। अजीत मंदोरा जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सैयद जवाद भी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अरविंद सर, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर हमने दिखाई भी कैसे महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें बताया गया कि सब एक हैं और सब ठीक है। इस बात पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि अपनी एकता की बात तो कह दी, लेकिन निशाना फिर से बीजेपी की तरफ था और ये कह दिया कि भाई पीएम कल आए थे, कल तो सूर्य ग्रहण भी था, कल तो अमावस भी थी और पीएम के ऊपर ये सूट नहीं करता कि वो किसी पार्टी विशेष का चुनाव प्रचार करें। चुनावी माहौल ही है तो। देखिए, असली बात गठबंधन हो जाना है और ठीक से अरविंद सर आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। आलोक सर, यही सवाल का जवाब आप अगर आप देना चाहें तो। जी, आपने ठीक कहा। असल में ये तो इस समय शरद पवार ने जिस तरह से जाकर के उद्धव ठाकरे से कितनी बार मुलाकात की, मराठा क्षत्रप इस देश के नहीं, देश के इस समय बड़े से बड़े नेताओं की श्रेणी में जिनको मानते थे, उनको इस तरह से अपना समर्पण करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। ये इस बात को साबित करता है कि शिवसेना के बल पर ही दोनों पार्टी बढ़ती है। और लेकिन उनके समर्थक संगठन कहाँ है? सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग शिवसेना के लिए उतना ही काम करेंगे, या शरद पवार जो सोनिया गांधी को धक्का दे करके ही अलग पार्टी बनाए, कांग्रेस के लोग उनके लिए साथ देंगे? वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। नेताओं के लेवल पर समझौता स्वाभाविक है, वो गठबंधन में हर पार्टी के साथ ये होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, घोषणा के रूप में जो उथल पथल मच रही थी, फिलहाल विराम में अब देखना होगा कि चुनाव के अंतिम क्षणों तक कौन इनमें से उम्मीदवार बनता है तो उसके विरोध में कोई खड़ा हो जाए। समझौता होना आसान है, समझौते को क्रियान्वित करना सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि होगी। अजीत जी, एक चीज भी तय होगी इन चुनावों के बाद, हार जीत जिसकी भी हो, किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी वो भी सब सामने आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि वहाँ पर एक शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसको चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना यही है, वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने उसको महाराष्ट्र में छोटा भाई बना दिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बड़े भाई की भूमिका में है, चुनाव लड़ रही है। अब महाराष्ट्र की जनता को ये तय करना है कि असली शिवसेना वो किसको मानते हैं। तो इन चुनाव में ये तय हो जाएगा कि असली शिवसेना असल में कौन सी है। ये देखिए, जो ये समझौता हुआ है ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है महाराष्ट्र में। मेरा अपना आकलन ये है, अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके प्रति अभी सहानुभूति है, ऐसा वहां से रिपोर्ट आती है। वहां जब हम बात करते हैं वहां के कुछ पत्रकारों से, कई लोगों से, तो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के प्रति सहानुभूति है। जो मुख्यमंत्री जो है अभी उनकी शिवसेना इतना चलेगी क्या चलेगी, जो कुछ है वो बीजेपी के दम पर होगा। लेकिन अब बड़ी अच्छी बात यह हुई कि कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई हैं और एनसीपी ने 10 ली हैं। और जिस तरीके से उद्धव सबसे बड़ी सीटें लेके आगे आए हैं, तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ये गठबंधन वोटिंग के दिन तक मजबूती से खड़ा रहा, कहीं किसी ने कोई बागी खड़ा नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के लिए एनडीए को एक नई रणनीति बनानी होगी, नए तरीके से सोचना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अब जिस दिशा में चल दिए हैं, जो उनका मैं प्रचार देख रहा हूँ पिछले 2-3-4 दिन का, वो ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ चल दिए हैं। अयोध्या का राम मंदिर हो, मुस्लिम लीग का मामला हो, सनातन धर्म की बात हो, तमाम प्रधानमंत्री वही बात कर रहे हैं। तो चुनाव धीरे धीरे जो हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया है। उस स्थिति में महाराष्ट्र में देखना होगा कि शिवसेना
के प्रति हिंदू महाराष्ट्र में जो क्या उन्हें- चलेगा, क्या मुद्दा चलेगा? क्या मराठा अस्मिता वही की बात तक- चलेगी या ये हाँ, राम मंदिर का मामला चलेगा? मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि शिवसेना का जो गठन हुआ था वो हिंदुत्व की राजनीति पे गठन हुआ था। जब उस जमाने में 90 के दशक में जो हालात महाराष्ट्र में थे, कांग्रेस की खिलाफत शिवसेना ने करी थी। नहीं, उसके दम वो पर तो ये गठन स्टैंड हुआ। शिवसेना के हमेशा बदलते रहे हैं। बाल ठाकरे के जमाने में भी बदलते रहे। पहले तो नहीं, उन्होंने दक्षिण भारतीयों का विरोध किया, उसके बाद फिर उत्तर भारतीयों के विरोध पे आ गए, फिर उनका मामला पूरा हिंदुत्व के साथ जुड़ गया। तो ये तो बदलता रहा है हमेशा। नहीं, पर ये पहली बार, देखिए, ये पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति कि शिवसेना जो है बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के साथ, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही है। तो अगर वहां पर वो जो सबसे 48 सीटें हैं वहां पे महाराष्ट्र में, अगर गठबंधन आधी सीटें भी जीतता है तो ये एनडीए के लिए एक झटका होगा। तो अब ये बड़ी चुनौती एनडीए के लिए भी हो गई है। और ये यानी आप मान महाराष्ट्र रहे में हैं कि भले ही देर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, लेकिन ये एनडीए के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, यानी कि आसान उतनी नहीं है डगर जितना कि दावा किया जा रहा है। आलोक सर, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देर से तय हुआ या देर से ये फॉर्मूला सामने रखा गया, इसका कुछ इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है क्या, या फिर उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि देर से उम्मीदवार सामने आए या फिर सीटों पर कौन उम्मीदवार कहां से उतर रहा है वो सामने बाद में आए? और क्या ये एनडीए इंडिया गठबंधन की रणनीति, सोची समझी रणनीति के तहत ये देर से किया गया फैसला? ये भी एक देखिए, मुझे लगता है अबुल जी कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई देर तो होती है। बातचीत में जितना सौदेबाजी हो सकती है वो साफ दिखाई दे रही है। नाराजगी दिखाई देती थी, थोड़ी धमकियां भी दिखाई देती थी। संजय राउत जैसे नेता कभी कभी कुछ क्या बातें कहते थे, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, इस तरह के वक्तव्य भी आए। और इसलिए संजय निरुपम अभी 2 दिन पहले वो भी छोड़ के गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई सोचा रणनीति है। और लेकिन हाँ, उम्मीदवारों पर और पार्टियों पर ही निर्भर करता है। मैं नहीं मानता कि कौन, जनता को ये नहीं लगता है कि भाई ये देर हो गई तो इससे क्या होगा। हाँ, उनको अपना इसको सूट करता है। जैसा आप कहा, मैं मानता हूँ कि शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र में वैसा प्रभाव नहीं है। मैं शरद पवार, मतलब सालों से मैं देखता रहा हूँ, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी भी कही, जब शरद पवार तो कई बार आए गए, मतलब दूसरी पार्टी में आए, वहां चले गए, वो सबसे कमजोर दिखाई दिए। ये एक मुद्दा मेरे लिए एक दुखद कहना चाहिए, क्योंकि शिवसेना का वो दोनों, शिवसेना चाहे वो उस गुट की हो चाहे इस गुट की हो, वैसा प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। आलोक सर, लेकिन वो चाहते शिवसेना हैं के कि उनका साथ बेटा बीजेपी को मुख्यमंत्री लेकर भी बने। ये चर्चा है कि उस तरीके का प्रभाव नहीं है जैसे कि देश के बाकी हिस्सों में देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र के जो सियासी मुद्दे हैं वो भी अलग हैं, चैलेंजेस तो रहने वाले हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, चैलेंजेस, वो तो आपने कहा, चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पास तो एक शिंदे गुटी है। ऐसी स्थिति में उसको एक पर दूसरे जो सहानुभूति, जो बात हम शुरू में भी चर्चा कर रहे थे आप, वो मैं मानता हूं कि वैसा हो सकता है, लेकिन उनमें संगठन की कमी है। मैं बार बार जोर देता हूं, आज से नहीं, हर पार्टी के लिए, इंदिरा गांधी से लेके आज तक या नेहरू काल से भी लेंगे, जिस संगठन की क्षमता किसके पास है। शिवसेना के शिंदे गुट के पास वर्कर है। मुंबई में आप देखिएगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ, शिवसेना में जो शिंदे है वही शक्ति था। पार्टी जो है नाम लेने से नहीं हो जाती है कि किसकी विरासत है, उसकी विरासत है कांग्रेस का, और चुनाव चिन्ह में फर्क पड़ता है। हाँ। चुनाव चिन्ह मिल गया है शिंदे गुट को। इन दोनों का असर, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, शिंदे जमीनी नेता रहे, बाल ठाकरे और इवन राज ठाकरे भी पहले उभर के आए। उद्धव ठाकरे का लक्ष्य एकमात्र आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। सोनिया गांधी का लक्ष्य एकमात्र राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी का लक्ष्य है, या केंद्र में मंत्री बनाना है। तो ये सिर्फ पिता पुत्र मोह माया जो है वही चल रही है वहां। और इसलिए देखना होगा संगठन किसके पास ज्यादा है जो वोट डलवा सके। राजनीति में इन स्वार्थ का जिक्र कर रहे हैं, कहीं पर जहां उनका ब्लॉक है शरद पवार का बारामती में, अब देखिए कुछ ऐसे इलाके हैं पुणे हैं, और शरद पवार कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इवन मैं तो ये मानता हूँ कल हो सकता है चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट फिर एक हो जाए, बीजेपी के साथ आ जाए सारी लड़ाई के बाद भी। ये भी आप लिख लीजिएगा आज की बात हमारी रिकॉर्ड करके। ये लोग इस तरह के हैं जो कहीं भी समर्पण कर सकते हैं। शरद पवार भी जाकर के झुकते हैं और कमलनाथ भी जाके मोदी जी का पैर छुआने अपने बेटे को नकुलनाथ को ले जाते हैं। तब सब समझौता करने को तैयार रहते हैं, सत्ता जिसके पास हो। फिलहाल सत्ता वो चाहते हैं कि हमारी रहे, हमारे खिलाफ जांच न हो,
न किसी ठाकरे के खिलाफ हो, ठीक है। न शरद पवार के लेकिन जो आपने साथी एक हैं अहम पॉइंट उठा और दिया। जिनकी आपने कहा जांच कि उद्धव ठाकरे जारी है। चाहते हैं आदित्य मैं आज ठाकरे फिर को से कह आगे रहा हूँ, अजीत बढ़ाना, पवार की शरद जांच पवार बंद नहीं हुई है, सुप्रिया मैंने सुले को आगे कंफर्म किया। बढ़ाना, और जांच के साथ इसी तरह की मंशा सोनिया गांधी की है, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने को लेकर। लेकिन अजीत जी, अगर किसी भी राज्य में दो मजबूत पार्टियां जो अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं, वो दो पार्टियां आपस में बढ़ जाती हैं या टूट जाती हैं, तो इसका असर क्या वोटर्स पर पड़ता है? जिसमें आप शिवसेना और एनसीपी का जिक्र कर सकते हैं। शिवसेना के भी दो फाड़ हो गए हैं, दो जगह बढ़ गई है, ऐसे ही एनसीपी के साथ में भी है। तो क्या, क्योंकि दशकों से जो वोटर्स होते हैं वो एक पार्टी पर भरोसा करते हैं, हो सकता है समय के साथ विचारधारा चेंज हो जाए, लेकिन जो वोटर है वो अब कैसे सोचेगा कि शिवसेना के साथ जाऊं लेकिन किसके साथ, एनसीपी के साथ जाऊं लेकिन किसके साथ? आप मुझसे कह रहे हैं, अजीत जी से कह रही है? अजीत अजीत जी भी हमारे साथ है। हाँ, मेरे से। हाँ जी। रचना देखिए क्या, हाँ रचना देखिए क्या है, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ पर इस समय मतलब उद्धव ठाकरे की भी एक तरीके से आखिरी पारी है, शरद पवार की भी एक अंतिम पारी है। अगर ये हारते हैं दोनों नेता तो, और कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से एक मरण जीवन का प्रश्न है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी चुनाव को पूरी तरीके से, अगर आप पूरा कैंपेन देख रहे होंगे बीजेपी का, अभी क्या कहते हैं, आपने अमित शाह जी को सुना होगा असम में, आखिर में उन्होंने क्या बोला कि आप प्रधानमंत्री मोदी और कमल को याद रखें और उसको घर घर जाकर बताएं, मोदी और कमल की बात करें। महाराष्ट्र में भी आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा। मैं कह रहा हूं ना बार बार, वो जो अब चुनाव है वो हिंदुत्व की पिच पर खेला जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से खेलने लगी है बीजेपी। अब उसमें विपक्ष कितना फंसता, विपक्ष क्या करता है, ये देखना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति भी कहीं ना कहीं अभी तक शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही और हिंदुत्व का एजेंडा वहां पर सबसे ऊपर रहता था। अब ये देखना होगा कि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या मुद्दे लेके आती है, क्या सहानुभूति की बात करती है और क्या चुनाव चिन्ह को लेकर बताती है। बीजेपी का एजेंडा बहुत क्लियर है। अजीत जी, लेकिन एक चीज बताइएगा, अजीत जी आपने अभी एक जिक्र किया कि अमित शाह भी थोड़ी देर पहले असम में थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ मोदी जी को और कमल के फूल को आप याद रखिए। लेकिन ये 2019 का चुनाव अगर होता तो ये बात काफी सूटेबल रहती भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन 2024 में भी क्या ये वो ऑरा प्रधानमंत्री का और खास तौर से महाराष्ट्र में ये ऑरा काम करेगा? तो वही तो कह रहा हूं, इस चुनाव में इसी बात का तो तय होना है कि वो ऑरा बरकरार है कि नहीं। अयोध्या का मामला, जो वहां पर राम मंदिर बनाया गया, वो कितना कारगर साबित होगा, सनातन धर्म कितना चलेगा, मुस्लिम लीग की छाप घोषणा पत्र, कांग्रेस का मुद्दा कितना कारगर होता है। प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे चुनाव को ध्रुवीकरण, हिंदुत्व के पिच पर खेलने लगे हैं। अब महाराष्ट्र में शिवसेना किन इशू को लेकर सामने आती है, शरद पवार क्या बोलते हैं, कांग्रेस क्या बोलती है, और जैसे मैं आलोक सर बार बार कह रहे हैं कि संगठन का होना बहुत जरूरी है जी। अगर जो संगठन इस समय बीजेपी के पास है या बीजेपी के पास जो बड़ा संगठन है वो किसी और पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस वहां पे भी बिखरी हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे एक नए तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल अपने नाम पर, अपने पुश्तैनी उस पर वोट मांगेंगे कि उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे, शरद पवार एक बड़े नेता है, बड़ा नाम है, उनका नाम, उनके नाम पर अगर वोट पड़ता है वहां पर इंडिया गठबंधन को, तो वो देखना होगा कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ताकतवर है या एनडीए ताकतवर है। और एनडीए अगर ताकतवर होता तो जीतता है, तो इसका मतलब हिंदुत्व का एजेंडा चला है। हिंदुत्व की, आपने हिंदुत्व के एजेंडे की बात की है। आलोक जी, 2019 के आप भाषण उठाइए और आज के जो भाषण भारतीय जनता पार्टी नेताओं के हैं वो कमोबेश लगभग एक से ही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुगल, पाकिस्तान, 370, कश्मीर, शब्दावली थोड़ी सी अलग अलग है। आलोक जी, वैसे अबुल जी, आप यदि 51 से, जब से भारतीय जनसंघ बना था और भारतीय जनता पार्टी बनी, हिंदुत्व 370 वो तब से था। गांधी का नाम अब कांग्रेस पार्टी ज्यादा नहीं ले रही, महात्मा गांधी का, वरना उनको भी लेना चाहिए, या कुछ जो बातें ऐसे कही गई मुझे ऐसा बात अब मुस्लिम लीग का नाम भी लेने लगे। हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए वो कुछ तो उसको कम्युनल, चूंकि शरद पवार पर कितने गंभीर आरोप रहे हैं दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों को लेके, मुंबई बम कांड की चर्चा नहीं की जा रही है क्योंकि उनसे भी थोड़े तार बीजेपी के कभी कभी जुड़े हुए थे, वरना जांच का मामला तो आज तक उस मुद्दे पर है
किसके रिश्ते हैं, किसने जमीनें खरीदी, किसने, उनके जो दाऊद के लोग हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं जिनमें उनके लोगों ने कैसे उन जमीन को खरीदा उन लोगों से जो आतंकवादी जो बाहर से भागे हुए हैं। तो इसलिए ये कहना, उन चीजों को अब हम कहेंगे आप बीजेपी के, हम कह रहे नहीं, आप जो कागज पर होगा ये ठीक है, ये तो माफ कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि अभी इस बार मोदी ने ये कहा है कि 2024 के बाद देखिए फिर भ्रष्टाचारियों पर हमला होगा, और तब हो सकता है कि बड़े से बड़े महाराष्ट्र के नेता भी जेल में हो। और दूसरा, एक अंतिम बात कहूंगा, हिंदुत्व के साथ मुंबई शहर दुनिया के संपन्न नगरी में से है। आज आपका शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है? वहां का वोटर मोदी के साथ जाता है। उसके नाते जो युवा पीढ़ी है, सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जो अपना उद्योग करने लगे हैं। ये खाली हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में लोगों को उल्लू बनाया जाता है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है, चपरासी की जरूरत नहीं है, खुद काम करते, पानी आप और हम भर के खुद लेते हैं गिलास। ऐसे कई सवाल हैं आलोक कितने सर, और चपरासी आप कोई रखता है? वाजिब बात भी कर रहे हैं।